नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपसे भारतीय मानसून यानी भारतीय जलवायु के बारे में। दोस्तों, अभी तक हमने इसके 4 पार्ट बना लिए हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे आपसे इसके 5वें पार्ट के। और अभी तक हमने आपसे चर्चा की है कि भारतीय जो जलवायु है या भारत जो देश है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। और वो क्यों है ये भी आपको बताया था। इसके प्रमुख सिद्धांतों पर भी हमने चर्चा की थी। ठीक है, इसके अलावा भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों को भी हमने देखा था। इसके अलावा हमने बात की थी कि भारत में 2 तरह की मानसूनी हवाएं हैं। एक है उत्तर पूर्वी मानसून और एक है आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून। इस पर चर्चा की थी। भारत में वर्षा 2 ऋतुओं में होती है, ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से भी होती है और उत्तर पूर्वी मानसून से भी होती है। इसके बाद हमने शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि ये देखा था। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था आपसे ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि क्या है। मार्च और अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, जून के महीने में, ये देखा था। इसके बाद हमने दक्षिण पश्चिम मानसून को देखा था। और पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी के शाखा के बारे में आपसे चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, हम आपसे यहाँ तक बात कर चुके हैं। आज हम आपसे बात करते हैं मानसून का निवर्तन या लौटता हुआ मानसून यानी रिट्रीट ऑफ मानसून। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। दोस्तों, इस चित्र में अगर आप देखोगे तो जो ब्लू कलर की आपकी लाइनें दिखाई दे रही हैं ये आपके दक्षिण पश्चिम मानसून को बता रही हैं। ठीक है, और जो रेड कलर की लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं ये लौटते हुए मानसून को दिखा रही हैं। यानी कहने का मतलब है कि मानसून जिस रास्ते से जाता है लगभग उसी रास्ते से वापस होता भी है। ठीक है, तो इसे ही हम समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, चलिए दोस्तों। मानसून के लौटने की क्रिया को मानसून का निवर्तन यानी रिट्रीट ऑफ मानसून कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, अर्थात 22 जून से सूर्य विषुवत रेखा की ओर लौटने लगता है। ठीक है, 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ने लगती हैं। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में गर्मियों के मौसम में स्थापित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ भी दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया था कि जो ITCZ है वो कैसे शिफ्ट हो रहा था उत्तर की तरफ। तो चूँकि अब सर्दियाँ आने वाली हैं इंडिया में तो ये दक्षिण की ओर खिसकने लगता है। ITCZ यानी अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के दक्षिण की तरफ खिसकने के साथ ही मानसून भी दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है। ठीक है दोस्तों, खिसकने लगता है। मानसून का निवर्तन भारत में 1 सितंबर से प्रारंभ होता है। तो ये आपको डेट याद रखनी है कि भारत में मानसून आता कब है। तो 1 जून को आ जाता है भारत में, और वापस कब होने लगता है तो 1 सितंबर को वापस भी होने लगता है। और 15 अक्टूबर तक आते आते मानसून समस्त भारतीय उपमहाद्वीप से लौट चुका होता है। ठीक है, यानी 1 जून से सितंबर तक इंडिया में मानसून रहता है और 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक वो लौट जाता है पूर्णतः। मानसून का निवर्तन 1 सितंबर को सबसे पहले राजस्थान से प्रारंभ होता है, अर्थात मानसून सबसे देर में भी राजस्थान में पहुंचता है। जाहिर सी बात है, जहां पर देर से पहुंचेगा भी तो वहीं से आपका मानसून देर से लौटेगा भी। ठीक है, तो 1 सितंबर को राजस्थान से लौटता है और सितंबर के प्रथम सप्ताह में मानसून सबसे पहले राजस्थान से ही लौटने की क्रिया प्रारंभ करता है। यही कारण है कि राजस्थान में वर्षा की अवधि बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि एक तो देर से पहुंचा है और जल्दी वापस भी होने लगा।
तो वर्षा की अवधि बहुत कम होती है, इसलिए राजस्थान एक सूखाग्रस्त राज्य है। मानसून के निवर्तन काल में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तटीय मैदान में होती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है आपको दक्षिण पश्चिम मानसून जब जा रहा होता है। आपको हमने पहले भी बताया था कि 1 जून को मानसून केरल के तट पर, केरल के मालाबार तट पर वर्षा प्रारंभ कर देता है, जिसे हम मानसून प्रस्फोट कहते हैं। इसके बाद मानसून धीरे धीरे पूरे भारत में फैलना शुरू हो जाता है और सबसे बाद में राजस्थान पे पहुंचता है। ठीक है, इस समय हमने आपको ये भी बताया था कि लो प्रेशर आपका यहाँ पर होता है, यानी जो ITCZ है वो आपके पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित होता है। इसके बाद दोस्तों 21 जून के बाद चूँकि ITCZ जो यहाँ पर स्थापित था वो अब दक्षिण की ओर खिसकने लगता है, तो जिससे क्या होता है, लो प्रेशर बेल्ट भी खिसकने लगती है, जिससे क्या होता है कि मानसून लौटना प्रारंभ कर देता है और 1 सितंबर को सबसे पहले राजस्थान से प्रारंभ करता है, यानी जिस रास्ते से गया था मानसून उसी रास्ते से जाने लगता है। और जब दोस्तों जा रहा होता है तो आप इधर देख रहे हैं कि ये रेखाएं बता रही हैं कि जो मानसून जब लौटता है तो वो जब बंगाल की खाड़ी से गुजरता है तो वो पर्याप्त नमी ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और नमी ग्रहण करने के बाद वह तमिलनाडु में पूर्वी घाट पर्वत से टकराकर कोरोमंडल पर तट पर भारी वर्षा करता है। तो शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो आपके कोरोमंडल तट पर होती है। इस चित्र में भी दोस्तों यही दिखाया गया है आपको। इस चित्र में दिखाई दे रहा है आपका, ये देख सकते हैं कि 1 सितंबर है। 1 सितंबर को ये ग्रीन कलर की लाइनें दिखा रही हैं कि मानसून लौटना शुरू हुआ। ठीक है, और 15 अक्टूबर तक आपको दिख रहा है कि भारत से पूर्णतः वो मानसून चला जाता है। ठीक है, और दोस्तों 15 जुलाई को जो मानसून है वो पूरे भारत में फैल जाता है, 15 जुलाई को। ठीक है, और आता कब है, यहाँ पे दिखाया गया है कि 1 जून को वो केरल के मालाबार तट पर आ जाता है और 15 जुलाई तक पूरे इंडिया में फैल जाता है और 1 सितंबर से वो लौटना प्रारंभ करता है और 15 अक्टूबर तक पूर्णतः वापस चला जाता है। और ये लाइन आपको दिखा रही है, ये दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। मानसून के निवर्तन काल में पूर्वी तटीय मैदानों पर वर्षा 2 कारणों से होती है, यानी जो पूर्वी तटीय मैदान है वहाँ पे जो वर्षा होती है वो 2 कारणों से होती है। अब वो कौन कौन से कारण हैं? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक मानसून बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त नमी ग्रहण कर लेता है। ठीक है, क्योंकि स्थलखंड जल्दी गर्म होता है, अर्थात मई के प्रथम सप्ताह तक उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ पश्चिमोत्तर में स्थापित हो जाता है। ठीक है, यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो ITCZ है एक तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। ठीक है, मई के प्रथम सप्ताह में वो पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित हो जाता है, यानी वहाँ पर लो प्रेशर सबसे ज़्यादा हो जाता है और टेम्परेचर सबसे हाई होता है। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट आपका जो स्थलीय भाग है वहाँ पर आपका हाई प्रेशर होता है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर कम होता है, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं। और जब दोस्तों मानसून लौट रहा होता है तो पहले तो वो स्थलखंड से गुजर रहा होता है, और स्थलखंड से अगर गुजरेगा तो उसमें नमी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बंगाल की खाड़ी से गुजरेगा उसमें यानी हवाओं में पर्याप्त मात्रा में नमी ग्रहण कर लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक बंगाल की खाड़ी अत्यंत गर्म हो जाती है। ठीक है,
और लौटता मानसून बंगाल की खाड़ी से अक्टूबर के महीने में पर्याप्त नमी भी ग्रहण कर लेता है। ठीक है, एक चीज़ दोस्तों आपको ये और याद रखना है कि जो महासागर होते हैं, महासागरों का जो सबसे अधिक तापमान होता है वो अगस्त के महीने में होता है। ठीक है, और जो सबसे ठंडा होता है वो फरवरी के महीने में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिमी मानसून के कमज़ोर होने के साथ ही उत्तर पूर्वी मानसून प्रवाहित होने लगता है। आपको याद रखना है दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी अत्यधिक गर्म हो चुकी है अब। ठीक है, और इसी के ऊपर से उत्तर पूर्वी मानसून भी प्रवाहित होने लगा है। परिणाम स्वरूप होता क्या है? परिणाम स्वरूप लौटता मानसून एक तरफ बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता और नमी ग्रहण करता है और दूसरी तरफ यह उत्तर पूर्वी मानसून से मिलकर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगता है। यानी कहने का मतलब है कि ये अगर आपका इंडिया है, ठीक है, तो हवाएं ऐसे चलने लगती हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट साउथ की तरफ, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती हैं। यही कारण है कि मानसून के निवर्तन काल में अक्टूबर और नवंबर के महीने में पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा होती है, प्राप्त होने लगती है। ठीक है, प्राप्त होने लगती है। अक्टूबर के महीने में आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार तट या रॉयल सीमा तट पर तथा नवंबर के महीने में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। दोस्तों, तटों के बारे में हमने आपको बताया है कि पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का जो उत्तरी भाग जो उड़ीसा में है उसे उत्कल तट कहते हैं, जो आंध्र प्रदेश में है उसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं, और जो तमिलनाडु में है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर के महीने में वर्षा आपकी कहाँ पे हो रही है? आंध्र प्रदेश में हो रही है, यानी उत्तरी सरकार तट या रॉयल सीमा तट पर, और इसके बाद नवंबर के महीने में आपका कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु के तट पर वर्षा होने लगती है। ठीक है, अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह तक बंगाल की खाड़ी अत्यधिक गर्म हो जाती है, क्योंकि स्थलखंड की अपेक्षा समुद्र देर से गर्म और देर से ठंडे होते हैं। ये हमने अभी आपको बताया कि जैसे महासागरों का जो सबसे गर्म समय होता है वो अगस्त के महीने में होता है। ठीक है, जबकि स्थलखंड में जुलाई सबसे गर्म महीना होता है। ठीक है, तो सागर देर से गर्म भी होते हैं और ठंडे भी होते हैं, तो बंगाल की खाड़ी भी एक सागर है, तो यह भी देर से ठंडा होता है और देर से गर्म हो रहा है। इसीलिए कह रहे हैं अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी अत्यधिक गर्म हो जाती है। बंगाल की खाड़ी की ऊपरी सतह अर्थात गर्म सतह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए अनुकूल दशाएं प्राप्त करती है। यानी जो बंगाल की खाड़ी है उसकी जो ऊपरी सतह है उसकी अनुकूल दशा किसके लिए बन गई? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए। अक्टूबर के महीने में बंगाल की खाड़ी में उष्ण चक्रवात उत्पन्न होते हैं, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन उत्पन्न हो जाते हैं, और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम दिशा में भ्रमण करते हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा में भ्रमण क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि जो उत्तर पूर्वी मानसून है वो आपका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चल रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई चक्रवात आया अगर, तो इन्हीं हवाओं के साथ वो पूर्व से यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में चलने लगते हैं और भ्रमण करते हुए पूर्वी घाट से टकराते हैं, और पूर्वी घाट पर्वत से टकराकर बंगाल की खाड़ी में बनने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा करता है। पूर्वी तटीय मैदान में वर्षा करता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले
उष्णकटिबंधीय चक्रवात से अक्टूबर और नवंबर के महीनों में उड़ीसा के उत्कल तट और आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार तट व रॉयल सीमा तट पर और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा होती है। आप लोग भी जब न्यूज़ में तब दोस्तों देखेंगे तो आप पाएंगे कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में चक्रवात आपके विभिन्न प्रकार के आते हैं। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। ये दोस्तों भारतीय मानसून का पार्ट 5 था, पार्ट 5 है। और दोस्तों आज हमने भारतीय मानसून को लगभग कवर कर लिया है। एक वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा और भारतीय मानसून आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का और पिछले 4 पार्ट का यानी 4 वीडियो का जो PDF है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने आपसे बात की है भारतीय मानसून के निवर्तन की यानी लौटते हुए मानसून की, और उसमें हमने बताया कि मानसून लौटता कब है, तो 1 सितंबर से लौटता है और 15 अक्टूबर तक पूर्णतः भारत से लौट चुका होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और इसके बाद वो दक्षिण की ओर पलायन करने लगता है और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ साथ आपका ITCZ भी दक्षिण की ओर खिसकने लगता है। ठीक है, जिससे भारतीय मानसून का निवर्तन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने बताया कि पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा 2 कारणों से होती है। एक तो उत्तर पूर्वी मानसून से और दूसरा आपका होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। PDF आपको पिछले 5 पार्ट्स का इसी में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।